हिंदी कक्षा में एक बार सभी का सादर स्वागत। हम लोग रीतिकाल के बारे में चर्चा कर रहे थे और रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक। आज हम लोग रीतिकाल का जो नामकरण है उससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। रीतिकाल संवत 1700 से लेकर 1900 के काल को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से अभिहित मतलब कहा जाता है। मध्यकाल में काल की दो भिन्न प्रवृत्तियां परिलक्षित होने के कारण तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल के साथ इसे मध्यकाल की संज्ञा दी है। तो रीतिकाल के साथ साथ मध्यकाल की संज्ञा भी दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मध्यकाल कहा था। अच्छा जी, उत्तर मध्यकाल कहना और भी उचित होगा। पूर्व मध्यकाल मतलब होता है भक्तिकाल, यह है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के साथ साथ, क्योंकि वहाँ की जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते उन्होंने इस नाम को अभिहित किया है। इस काल में श्रृंगार की धारा इसको या उसके प्रवाह को देखते हुए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस समय 1700 से लेकर 1900 के बीच का जो समय है, इस समय में मुख्य रूप से मेनली अधिकांश जो काव्य है वो श्रृंगार से ओतप्रोत है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि इस समय में श्रृंगार का प्रभाव ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने श्रृंगार काल से इस काल को संबोधित किया है, संज्ञा किया है, नाम किया है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल तथा राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को कला काल कहा है। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन आपको शायद देखने में दिक्कत होती होगी। हाँ, तो राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को कला काल कहा है। कला काल, पीरियड ऑफ टाइम ऑफ आर्ट्स, क्योंकि इस समय बहुत सारे कलाओं का पोषण हुआ है। जैसे कि इससे पहले कहा था शिल्पकला, चित्रकला, गीत कला, वाद्यकला, वास्तुकला एंड नृत्य। तो ये जो सारी कलाएं हैं, इन कलाओं को उस समय के राजाओं ने, महाराजाओं ने, कहना चाहिए कि बादशाहों ने, शहंशाहों ने इसको पुष्पित पल्लवित किया था। मतलब इन कलाओं को बहुत एनकरेज किए। तो इसलिए
के नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। राहुल सांकृत्यायन, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। सो राहुल सांकृत्यायन ने इसे कला काल कहा। उनके अनुसार इस काल की कविता में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक सशक्त और प्रबल माना है। काव्य कला की दृष्टि से यह उत्कर्ष का काल है। इस काव्य में विविध अलंकारों के प्रयोग को देखते हुए तथा अलंकार ग्रंथों की अधिकता को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने इसका नामकरण अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इस काल में अधिकांश काव्यों में अलंकारों के प्रयोग को देखते हुए और अलंकारों का जो प्रयोग इतना अधिक हुआ है इस समय, किसी और समय में अलंकारों का प्रयोग इतना नहीं हुआ है। सो इस अलंकारों का जो प्रयोग को और अलंकारिक ग्रंथों की अधिकता को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। सो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। कैसे? उत्तर मध्यकाल कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रृंगार काल कहकर डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, कला काल कहकर डॉक्टर राम शंकर शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, एंड अलंकृत काल कहकर मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, लेकिन ये सारे जो संज्ञाएं हैं, नाम है, इन सब में अधिकांश विद्वानों ने इस नाम को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी है। तो ऋतिक काल को ही लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि केवल उत्तर मध्यकाल कहना या फिर सिर्फ श्रृंगार से संबंधित काव्यों की रचना अधिक हुई कहकर केवल श्रृंगार को ही हाईलाइट करना उचित नहीं माना है, क्योंकि श्रृंगार के साथ साथ नीति भी है, भक्ति भी है, धार्मिक ऐसे बहुत सारे काव्यों की रचना हुई है। केवल श्रृंगार को ही हाईलाइट करना उचित नहीं है। और कलाकार केवल कलाओं के बारे में नहीं है, तो लोगों की जो जीवन शैली है या दूसरे जो परिस्थितियाँ है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया है, ओनली ऑन पोइट्री। सो दैट्स नॉट फेयर कहकर इस काल को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और केवल अलंकारों के बारे में कहना, इतना बड़ा समय को केवल अलंकारों से ही परिपूरित करना उचित नहीं है, इसलिए इस काल को भी नहीं माना है। अंत में ऋतिक काल की संज्ञा को ही लोगों ने स्वीकृत किया है, एक्सेप्ट किया है। ओके, तो इस प्रकार से ऋतिक काल या फिर मुख्य रूप से बहुत सारे लोग ऋतिक काल के बाद इस काल को श्रृंगार काल से भी पहचानते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में ऋतिक का अर्थ है पद्धति, काइंड ऑफ शैली या प्रणाली। जैसे कि हमने अंतिम कक्षा में चर्चा की थी कि पद्धति, सिस्टम, शैली, स्टाइल, हाँ, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है ना। सो आचार्य वामन ने जब ऋतिक को काव्य की आत्मा माना तथा उनका अभिप्राय विशिष्ट पद रचना रीति ही से था, किंतु हिंदी में रीति शब्द रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी प्रकार के काव्यशास्त्र संबंधी नियमों तथा सिद्धांतों का वाचक बन गया। अतः हिंदी साहित्य में रीति काव्य का अर्थ है काव्यशास्त्र के लक्षणों के साथ अथवा लक्षणों के आधार पर लिखा गया काव्य। थोड़ा सा वापस आ जाए,
कुछ भी नहीं। यहाँ पर रीति का अर्थ है, संस्कृत में इसका अर्थ अलग है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हिंदी में इसका अर्थ यह होता है कि ये काव्यशास्त्र के लक्षणों के साथ या लक्षणों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ या काव्य, यह है रीति काव्य। जैसे कि जब हम लोग काव्य लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे अंश होते हैं, विदाउट दैट वी कांट डू। हर एक का एक मेजरमेंट होता है, हर एक का एक सिस्टम होता है। देखिए अब ये कमीज, ये शर्ट मैंने पहना है, तो जब दर्जी के पास जब मैं गया था, ये रेडीमेड है ये अलग बात है, तो जब दर्जी के पास मैं कोई कपड़ा सिलाने के जाऊंगा तो कपड़ा ले जाऊंगा, तो दर्जी क्या करता है, उसका मेजरमेंट करता है, मेरा जो शरीर की जो आकृति है, शोल्डर्स, हैंड्स, सो ये इन सब का जो है साइज लेता है। साइज लेने के बाद कपड़ा सीता है, शर्ट हो या पतलून हो, है ना। तो वो मेजरमेंट, तो विदाउट मेजरमेंट क्या मैं कपड़ा सी पाऊंगा? वेरी गुड। तो इसी प्रकार बिना रीति के, बिना पद्धति के काव्य का भी निर्माण नहीं होता है, और वो रीति ही ये सब है, जैसे कि अलंकार है, रस है, ध्वनि है, बिंब है, प्रतीक है, ये सब काव्य के जो है ना लक्षण है, या यूँ कह सकते हैं काव्य के अंग। दे आर द पार्ट्स ऑफ पोएट्री, विदाउट दैट वी कांट डू पोएट्री। जैसे हम लोग, आप लोग यहाँ पर कोई कन्या ये वीडियो देख रही है, या फिर बहुत सारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, तो आपके घर में माता बहनें जो है भोजन पकाती है, तो विदाउट इंग्रेडिएंट्स भोजन पक सकता है सर? चाय भी नहीं पक सकता सर, चाय के लिए भी दूध चाहिए, टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, चीनी चाहिए ना, और पानी चाहिए। हाँ, कितना भी दूध मिला है थोड़ा बहुत तो पानी मिलाना होगा, वरना डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, तो इनके बिना हम लोग चाय का भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। तो काव्य लिखना है माय डियर, इट्स नॉट टू इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उनके लिए ये सब चाहिए, और उसी को हम लोग अंतर्गत लाए हैं रीति के, और उन्हीं को ही रीति काव्य कहा जाता है। इससे पहले भी लिखे गए हैं, उनमें ये सब नहीं थे, क्योंकि रीति काल से पहले ध्वनि, प्रतीक, बिंब, अलंकार का प्रयोग बहुत कम मात्रा में नहीं होता था, लेकिन इस समय इसका अधिकांश प्रयोग हुआ है, इसलिए इनको रीति काव्य कहा गया है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब हम लोग आजकल ओवन में या फिर इंडक्शन के ऊपर, स्टोव के ऊपर हम लोग भोजन पका रहे हैं, लेकिन एक ज़माने में जब हमारी दादी होती थी तो उस समय वो तो अपना भारतीय चूल्हा, हाँ, लकड़ियों से, फायरवुड से भी भोजन पकाती थी। आजकल तो हम लोग कुकर्स में या किसी और पात्र में हम लोग, या फिर किसी अच्छे लगान में हम लोग भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, लेकिन उस ज़माने में तो मटकियों में पकाते थे। यस, पॉट्स में, तो क्या वो भोजन नहीं है? तो इसी तरह इससे पहले भी काव्य था, लेकिन यहाँ का काव्य अलग है, इसी को हम लोग रीति काव्य कहते हैं, जिसमें ये रीति है कि काव्य के जो अंग है इन सबका समावेश हुआ है। दैट इज द रीजन एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बिफोर द रीति काल एंड आफ्टर द रीति काल। आपको समझाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। तो इस काल के संपूर्ण काल को हम 3 धाराओं में विभक्त कर सकते हैं, रीतिबद्ध काल, रीति मुक्त काल और रीति सिद्ध काल। कहाँ लिखूं? इनको मिटाना होगा।
रीतिकाल का नामकरण हो गया है। अब रीतिकाल के काव्यों का इस काल के काव्यों को 3 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य, रीतिसिद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य से मतलब यह है कि इस काल में अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथ और लाक्षणिक या लक्ष्य ग्रंथों की एक साथ निर्माण किया। काव्य के विभिन्न लक्षणों के संबंध में जो ग्रंथ लिखते थे उन्हें आचार्य कहा गया तथा इन काव्यों के लक्षणों के आधार पर लक्ष्य अर्थात उसके उदाहरण स्वरूप काव्य ग्रंथ लिखते थे उन्हें आचार्य कवि कहा गया। वेरी गुड। जिन कवियों ने काव्य की रीति की परिपाटी का पालन करते हुए लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ का निर्माण किया उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारीदास, भूषण, पद्माकर आदि इस कोटि में आते हैं। रीतिबद्ध काव्य या रीतिबद्ध कवि का अर्थ क्या है थोड़ा पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर रीतिबद्ध कवि का अर्थ होता है कि जब काव्य करते थे तो उस समय कुछ लक्षणों को हम लोग बताते थे, तो जब लक्षणों को बताते थे तो उनको आचार्य माना जाता है। आचार्य माना जाता है लाइक टीचर। अब मैं टीचर हूँ तो मैं उन लक्षणों को बताने वाला। लक्षणों को बताने के बाद उनके लक्षणों को बताते हुए लक्ष्य करते हुए जब कोई लिखता था तो उनको आचार्य कवि कहा जाता था, उनको लाक्षणिक ग्रंथ कहते थे। कॉमर्स है या मैथ्स है, दोनों भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। बीकॉम वाले भी मिलेंगे, बीएससी वाले भी मिलेंगे। कॉमर्स के ग्रेजुएट हो यूजी नॉट जी अंडर ग्रेजुएट। सो आप लोग कॉमर्स का कोई प्रॉब्लम हो, कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी का प्रॉब्लम हो या फिर मैथ्स का या फिजिक्स का कुछ हो तो मैडम या सर एक और प्रॉब्लम कहते हैं सेम ढंग के है तो दे विल सजेस्ट यू टू डू सम वर्क, होमवर्क कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है ना लक्षण बताते थे। जब लक्षण बताते थे तो उनको आचार्य कहा जाता था। आचार्य कहा जाता था। और जब लक्षण बनाते थे तो इन लक्षणों को आधार पर लक्ष्य ग्रंथ लिखे गए थे। तो इनको आचार्य कवि कहा जाता है। गॉट इट? तो मतलब वही बात पे आ जाऊंगा। मतलब ये ऐसे है कि ये मेजरमेंट है और ये मेजरमेंट टेलर है, तो मेजरमेंट के हिसाब से ये सीने वाले हैं। गॉट इट? जैसे कि कोई चीफ होता है वो सिर्फ मेजरमेंट लेता है लेकिन उसके असिस्टेंट कहता है कि तू कपड़ा सी। अब और आगे नहीं समझा सकता इससे ज़्यादा। ये लक्षण है, मतलब कैसे होना चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, किस ढंग से लिखना चाहिए, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो बताने वाले हैं ना वो आचार्य है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को या कंडीशंस को, नियमों को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जब लिखते थे तो दे कॉल्ड एज लक्ष्य ग्रंथ। मतलब इनका टारगेट क्या है, ये लिखना है, इसलिए इनको लक्ष्य ग्रंथ कहा गया है। अब लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर जो लिखे हैं उनको आचार्य कवि कहा गया है। वो आचार्य है और ये आचार्य
कवि। ओके, थोड़ा तो भी समझ आ रहा है क्या बोलते हैं तेलुगु में? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। तेलुगु में क्या कहते हैं? बाद में टेक्स्ट करना, नहीं तो कमेंट में छोड़ दीजिए ना। कभी कभी कैसे कंफ्यूज है हम लोग। सो लक्ष्य ग्रंथ, आचार्य, कवि। ओके, तो ये नियमों को बताने वाले हैं आचार्य। सो जो नियम बताते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, जैसे कि गाड़ी, अब कहीं जाना है मुझे, यहाँ से अब एट प्रेजेंट आया, मेरा जो ये लोकेशन है ये महदीपट्टनम जी कोलारी डिग्री एंड पीजी कॉलेज, मैं यहाँ पर हूँ। बट मुझे यहाँ से गोलकोंडा या चांदना जाना है, तो कोई भी रास्ता बताएगा। रास्ता बताने वाला आचार्य है। ओके, रास्ता बताने वाला आचार्य है, और जो बताए हुए रास्ते पे चलने वाले आचार्य कवि है। वाह वाह, थैंक यू। आपकी बदौलत पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। आगे नहीं सोचूंगा, वरना इधर जो है तो नीचे आ जाएगा घुटनों तक। तो ये है रीति बद्ध काव्य और कवि, जो इस आधार पर लिखे गए हैं। इन लक्ष्य ग्रंथों को ही रीति बद्ध काव्य कहा जाता है। इज इट क्लियर फॉर यू पीपल? थोड़ा हाँ कहिए ना। तो वो है रीतिबद्ध काव्य। तो इनमें जो है ना, अर्थात उसके उदाहरण स्वरूप काव्य ग्रंथ लिखते थे, उन्हें आचार्य कवि कहा गया। जिन कवियों ने काव्य की रीति की परिपाटी का पालन करते हुए लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं, उनको ही रीतिबद्ध। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कैटेगरीज है, तो इन दोनों को मेंटेन करने वाले, ये दो पर्पस को सर्व करने वाले, फुलफिल करने वालों को ही रीतिबद्ध काव्य कहा गया है। मतलब रीतिबद्ध कवि वो है जो लक्षण और लक्ष्य दो ग्रंथों की रचना करने वाले ही रीतिबद्ध कवि। और इसमें मुख्य रूप से भूषण, भिखारीदास, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, ये सभी इस कैटेगरी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हाँ, तो वो है रीतिबद्ध कवि और काव्यधारा। नेक्स्ट है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य, रीति मुक्त काव्य से तात्पर्य उन रचनाकारों से है जिन्होंने काव्यशास्त्र के नियमों के आधार पर रचना न कर स्वार्थ सुखाय रचना की थी। इस धारा को कवियों ने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही लक्ष्य ग्रंथ। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये सभी रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं। घर में मेरे घर के परिवार वाले कुछ लोग दे नो हाउ टू प्रिपेयर रेसिपी, भोजन कैसे पकाना है। जैसे मेरी माँ है, शी नो दैट वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर कुक फूड। ओके, लेकिन आजकल के जो घर के परिवार वाले हैं, मैं आपको ही टारगेट कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं कि कभी कभी यूट्यूब में या फिर फूड में या फिर किसी और माध्यम से जो है भोजन पकाने के बारे में सोचते हैं, या फिर कोई कहता है अरे ऐसे पकाएंगे तो बढ़िया बनेगा, वैसे पकाएंगे तो बढ़िया बनेगा। मतलब कुछ और मीडियम से, कुछ और माध्यम से हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक जो स्वयं जानते हैं, दूसरे जो किसी और से जानते हैं, जैसे कि ये दोनों। हाँ, ना हम जानते हैं और ना ही हम लोग किसी से जानना चाहते हैं। जो हमें मालूम है वो हम क्या करते हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो फिर वो है रीति मुक्त काव्य। ऐसे काव्यों को लिखने वाले रीति मुक्त कवि कहा जाता है। रीति मुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि इनका इंटेंशन ये है कि दे डजंट वांट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशन, कुछ भी नहीं। जैसे कि आजकल के युवक गाड़ी के ऊपर लिखकर घूमते ना, माय रूल्स
फिर माई रूल्स आई विल ब्रेक, मतलब मेरे नियम है मैं उसको तोड़ूं मरोड़ूं, जिस डाली के ऊपर बैठा हूँ उसी को काटूं और नीचे गिरूं धड़ाम से। सो यहाँ पर ये जो रीति मुक्त कवि है इसके नाम में ही है मुक्त। मुक्त मतलब फ्री, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, मतलब जो अपनी इच्छा से, यहाँ पर इसलिए कहा गया है स्वार्थ सुखाय। स्वार्थ सुखाय का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे कि एक ज़माने में राजा महाराजा के लिए या फिर बादशाहों के लिए, शहनशाहों के लिए लिखा करते थे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कवि हैं, जो दरबारी कवि होते थे ना, वो जो राजा के आश्रम में रहता था या फिर बादशाह के आश्रम में, जैसे कि अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि थे। किसी एक कवि का नाम बता सकते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना धन्य हो जाएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, किसी एक रत्न का नाम बता दीजिए, कोई एक रत्न। 9 रत्न है, उनमें से बहुत सारे कवि हैं और एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट है जो सबके चहेते हैं, बीरबल। नाम सुने ना? एक्चुअली उनका नाम बीरबल नहीं है, उनका नाम था महेश। बीरबल, बीर मतलब होता है बुद्धि, जिसके बुद्धि में बल है वो है बीरबल। लेकिन आजकल मैं कह दूंगा तो यहाँ पर ये जो युवक बैठे हैं सर, बीर या बियर ऐसे भी है। हाँ, तो बियर के पीने से बुद्धि बढ़ती है, ठीक है। हिंदी सब कहते हैं बोल के मत जाओ वरना आपके घर वाले बीर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बीर का अर्थ होता है बुद्धि, जिसके बुद्धि में बल है वो है बीरबल। वो जो नाम दिया था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दिया था महेश को, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि स्वयं अकबर प्रभावित हो गए थे उनसे। तो यहाँ पर रीति मुक्त काव्य और रीति मुक्त कवि वो है जो किसी के लिए लिखने वाले नहीं थे, वो लिखते थे अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए। कुछ लोग लिखते थे राजा के लिए, महाराजा के लिए, बादशाह के लिए, शहनशाह के लिए, नहीं, ये अपने लिए लिखते थे, अपनी मर्जी। जैसे किसी कवि ने कहा ना कि अपनी शादी में ना जाऊँ मेरी मर्जी, तो ये भी अपनी मर्जी के हिसाब से लिखने वाले। उनकी मर्जी है तो लिखते थे, मर्जी नहीं तो नहीं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशन। क्योंकि जो काव्य लिखने की जो पद्धति होती थी, जिसका किसी भी प्रकार से नियमों का पालन न करने वाले थे, रीति मुक्त काव्य और रीति मुक्त कवि। और इन्होंने न लक्षण ग्रंथों का ही परिणय किया है, रचना की है, और न ही लक्ष्य ग्रंथों की। न ही इनके लिए लक्षण ग्रंथ थे, न ही लक्ष्य ग्रंथ थे। इनके लिए केवल अपने ही ग्रंथ थे, क्योंकि उनका काम था कि केवल अपनी ही इच्छा के लिए लिखने वाले थे यह रीति मुक्त काव्य। और इसमें मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, ये सभी कवि आते हैं। और लास्ट वन है रीति सिद्ध कवि। इस धारा के जो कवि किसी काव्य का अंग लक्षण न देकर काव्य की रचना करते हैं, किंतु ये कवि पूर्व प्रचलित लक्षण ग्रंथों के आधार बनाकर काव्य रचना करते हैं, उसे रीति सिद्ध काव्य धारा कहा जाता है। बिहार का काव्य इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नियम बताए गए हैं, नियम तो बहुत सारे लोगों ने बनाया है, नियमों के अनुसार जो उसको प्रूव करते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है, इसलिए रीति सिद्ध काव्य और रीति सिद्ध कवि। तो ऐसे नियमों को प्रूव करते हुए लिखने वाले थे वे थे बिहारी। तो रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम आदर के साथ दिया जाता है। यहाँ पर आलम, ठाकुर, तो ये है रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का वर्गीकरण। मैं आशा करता हूँ कि रीतिकाल से संबंधित ये 2 विषय आपके आया होगा, और अगली कक्षा में हम लोग परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे।